ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से डायरेक्ट प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं इस प्रकार की घटनाओं से कि भूस्खलन क्या है, क्या कैसे इसे परिभाषित कर सकते हैं। जब नीचे आते हैं तो यही जो लूज मटेरियल है, जो मलबे के रूप में, मिट्टी के रूप में, गाद के रूप में, कीचड़ के रूप में, चट्टानों के रूप में जब नीचे आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? भूस्खलन। 3 ही कारण होते हैं इसके भूस्खलन के: जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और मानवीय गतिविधियां। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुमार आदित्य और आज हम लोग करंट अफेयर में चर्चित एक और महत्वपूर्ण इवेंट को डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो है दार्जिलिंग में भीषण भूस्खलन, लैंडस्लाइड, जिसमें कि बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो इस चर्चा में मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस जो रिसेंट इवेंट है इसके बारे में तो मैं सारी बातचीत करूं ही, सारे आयाम की। इससे संबंधित जो एस्पेक्ट है, मतलब भूस्खलन और उससे संबंधित एस्पेक्ट कि इसके कारण, इसके प्रभाव और भारत में किए जाने वाले महत्वपूर्ण पहल जिससे कि इसका शमन किया जा सके, इससे इसके रिस्क को कम किया जा सके, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले 15-20 मिनटों में। तो हम लोग देखते हैं कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीलिम्स परीक्षा और मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से डायरेक्ट प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं इस प्रकार की घटनाओं से। क्यों? क्योंकि ये सामान्य है। सामान्य क्यों है कि ये लगभग प्रत्येक वर्ष हम लोग देख रहे हैं कि भूस्खलन की घटनाएं जो है ना उत्तरी पर्वतीय राज्यों, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इनमें कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलता ही मिलता है। साथ ही जो है जो दक्षिण भारतीय राज्य है, जिसमें जो वेस्टर्न घाट से लगे हुए राज्य हैं, केरल से लेकर महाराष्ट्र तक, यहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। मतलब सामान्य घटना हो चुकी है और सामान्य आपदा के रूप में जो प्रत्येक वर्ष इससे जो है बड़े पैमाने पे नुकसान होता है और लोगों की जान जाती है। तो इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए यूपीएससी की परीक्षा में आप देखोगे कि लगातार कुछ अंतराल पे मेंस परीक्षा में भी लगातार डायरेक्टली इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस घटना के, हाल के घटनाक्रम के बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ये सबसे पहले तो मैप देखेंगे यहाँ पे कि हुआ कहाँ ये दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग का भीषण भूस्खलन, जैसा हमारा शीर्षक ही था, तो दार्जिलिंग कहाँ है? उत्तरी बंगाल। ये वेस्ट बंगाल का मैप है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। मैं ब्लू से कर देता हूँ इसको। वेस्ट बंगाल का मैप है और मैप में जब हम लोग देखेंगे कि वेस्ट बंगाल का जो उत्तरी जिला है, ये जो उत्तरी जिले हैं, यहाँ पे 2-3 जिले हैं यहाँ पे, जैसे कि जलपाईगुड़ी, उत्तरी दिनाजपुर और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। जिसके ऊपर क्या है? सिक्किम है, इधर भूटान है, इधर नेपाल भी है और इधर असम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये मतलब उप हिमालय रीजन में, हिमालय के पास वाले रीजन में आता है और हिमालय में हो रही गतिविधियों का असर भी इस पर पड़ता है। और ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये घटना देखने को मिली है, मतलब ये उप हिमालय क्षेत्र है, ध्यान रहे। तो ये जो दार्जिलिंग वाला जो भीषण भूस्खलन की घटना देखी गई है, मुख्य तौर पे दार्जिलिंग में, और उसके साथ साथ जो इससे लगे हुए जो राज्य हैं, जिले हैं, उसमें ये घटना देखने को मिली है, जहां पे भारी नुकसान हुआ है, लोगों की जान गई है। क्यों? क्योंकि भारी वर्षा और बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी। क्यों? क्योंकि देखा ये गया, घटनाक्रम ये था कि जब ये घटना घटित हुई, कब घटित हुई? ये 5 अक्टूबर को ये घटना जब हुई, तो उसके पहले से ही काफी भारी वर्षा जो है ना हो रही थी यहाँ पे, और मौसम विभाग के द्वारा जो है ना अलर्ट भी जारी किए गए थे। आगे कुछ समयों में, आगे के कुछ घंटों में या दिन तक जो है ना वर्षा की संभावना बन रही थी। और यही समय है जब सामान्य तौर पे इन इलाकों में, हिमालय क्षेत्र में, चाहे पूर्वी हिमालय की बात करें जहां अभी की बात हो रही है, क्योंकि ये देश का पूर्वोत्तर है इलाका है, और पश्चिमी हिमालय मतलब जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये इस तरह जो क्षेत्र है, वहां भी मानसून काल में हम लोग सामान्यतः लैंडस्लाइड की घटनाओं को
अधिक होता हुआ देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने इसी वर्ष देखा उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तो उसका रेफरेंस हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए इस घटना पे आते हैं। तो 5 अक्टूबर को जब ये घटना हुई तो उससे पहले ही 12 घंटों में काफी मात्रा में वर्षा हो चुकी थी, मतलब 300 सेंटीमीटर कुछ खबरों में रिपोर्ट ये भी किया जा रहा है। तो काफी बड़ी मात्रा में ये वर्षा होना माना जाता है, तो जिसके कारण से भी ये ट्रिगर हुआ ये इवेंट, और यहाँ पे भारी नुकसान, मतलब बाढ़ जैसी स्थिति बनी और लैंडस्लाइड की घटना ट्रिगर हुई, जिसके कारण क्या हुआ, कुछ गांव तो बह गए पूरी तरह से, कुछ गांव, कुछ और क्षेत्रों का जो है ना संपर्क टूट गया पूरी तरह से, कम्युनिकेशन लाइन खत्म हो गया, मतलब रोड, ब्रिजेज सब टूट गए वहां पे, और उनका संपर्क टूट गया और पूरी तरह से बह भी गया, जिसमें क्या 23 लोगों की मृत्यु रिपोर्ट की जा रही है। और ये उससे भी अधिक है, ये सिर्फ इस इलाके का है, का हम लोग बता रहे हैं। ये भूटान में भी हो सकता है, सिक्किम में और नेपाल में भी, इन इलाकों में भी मृत्यु की संभावना है लोगों के मरने, क्योंकि लैंडस्लाइड का प्रभाव पूरा का पूरा इस रीजन में था। क्यों? क्योंकि यहां पे जलपाईगुड़ी जिले में भी ये रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं काफी ये भीषण घटना थी। तो इसके बैकग्राउंड को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या कारण है कि जैसा मैंने बताया कि हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की घटना बार बार होती है, तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े कि कितना गंभीर है भारत में भूस्खलन की घटना। मतलब ये आपदा के रूप में आज, जो एक भीषण आपदा के रूप में जो आज एक हमारे सामने आई है भूस्खलन, पूरे देश भर में इसका प्रसार है, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिणी राज्यों तक। तो ये इसका प्रभाव कितना गंभीर है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि दार्जिलिंग में, ये दार्जिलिंग की घटना से मैं शुरू करता हूं कि दार्जिलिंग में पहली बार नहीं आया, बल्कि ये लगातार आता रहता है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, और हिमालय क्षेत्र में एक तो क्या वहां की जो वीक जियोलॉजी है, मतलब वो जो पहाड़ी पर्वतीय संरचना है, जो वहां पर चट्टानी धरातल है, उस कारण से एक, और वहां होने वाली विवर्तनिकी गतिविधियां जो हम लोग आगे देखेंगे कारण में, उसके कारण से लगातार उस इलाके में भूस्खलन की घटना होती है। इसमें 2015 में भी इससे विभत्स जो है भूस्खलन की घटना देखने को मिली थी, जब जो 40 लोगों की मृत्यु हुई थी। अभी तो 23 ही है, उस समय 40 लोगों की मृत्यु हुई थी, और उससे पहले भी ये घटनाएं वहां पे सामान्य रूप से देखी जाती है। एक उसके साथ साथ हमने देखा, इसी वर्ष देखा 2025 में मानसून काल में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भीषण और गंभीर जो है ना भूस्खलन की घटना, बादल फटने की घटना, अति वर्षा, और उसके बाद क्या, भूस्खलन की घटना, जिसमें बहुत सारे गांव और लोगों की जान गई, आर्थिक संपत्ति का नुकसान हुआ। और उससे पूर्व भी देखेंगे पिछले वर्ष 2024 में केरल का वायनाड भूस्खलन, जो अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर और विध्वंसात्मक था। तो इसमें भारी नुकसान हुआ। तो अगर पूरे देश की बात की जाए तो देश में 12.6% जो भूमि क्षेत्र है वो भूस्खलन से प्रभावित है। तो इसलिए इसे प्रमुख आपदा के रूप में बताया जा रहा है, और विशेष करके जो पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे पश्चिमी घाट क्षेत्र हो और या हिमालय क्षेत्र हो, मतलब पश्चिमी हिमालय राज्य हो या पूर्वी हिमालय क्षेत्र हो, भारत में जो है ना इसके प्रभाव काफी हैं। और ये यहाँ पे चलते चलते एक इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ये जो दिया गया है, ये आंकड़ा लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, जो इसरो के द्वारा 2023 में जारी किया गया है, उसके मार्फत से ये बताया जा रहा है। भूस्खलन की बात जब हो गई तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि भूस्खलन क्या है, कैसे इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो जब मैंने ये बात बताई कि वीक जियोलॉजी, तो वीक जियोलॉजी का मतलब क्या, ढाल कमजोर है, ये ढाल है, पर्वतीय ढाल, और पर्वतीय ढाल में गुरुत्वाकर्षण का बल के कारण जब यहां से चट्टाने, मलबा, मिट्टी, कुछ भी इसके प्रभाव में जब ये नीचे आते हैं, सिंपल भाषा में हम समझेंगे, जब नीचे आते हैं तो यही जो लूज मटेरियल है, जो मलबे के रूप में, मिट्टी के रूप में, गाद के रूप में, कीचड़ के रूप में, चट्टानों के रूप में जब नीचे आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, भूस्खलन, लैंडस्लाइड। और इसी का दूसरा रूप आप देख लो, सेम प्रोसेस है। अगर हिम का स्खलन हुआ, मतलब वहां पे हिम चादर है और उसमें ये चीजें हुई, उसका खिसकाव हुआ ढाल के सहारे, तो उसको एवलांसेस बोल देते हैं। उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, हिमस्खलन या एवलांसेस,
और इसे क्या बोलते हैं, भूस्खलन या लैंडस्लाइड। तो यही परिभाषा है यहाँ पे, चट्टान, मिट्टी, मलबा का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण भूमि के ढलान वाले भाग से नीचे की ओर खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। मतलब ढाल के सहारे जब मलबा नीचे आती है। इस पिक्चर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यही बताने का प्रयास किया गया है कि देखिए ये ढाल है, ये ऊपर वाला सरफेस था, ये नीचे पहाड़ी इलाकों में ऐसा ही होता है टेरेन वहां पे, तो ये ढाल है और यहां पे ये चीजें मटेरियल लूज हुई किसी कारण से क्या, वर्षा का जल यहाँ पे सीपेज, वर्षा के जल के अंदर जाने के कारण ये लूज हुआ और अपने स्थान में टूटा, और चूंकि गुरुत्वाकर्षण का बल इसे नीचे खींच रहा है तो ये बह के नीचे आ गया, वाइप आउट। तो यहाँ पे कोई भी चीज होगा, चाहे गांव होगा, आप देख रहे हो घर है, पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे ही घर होते हैं, सीढ़ीदार बना रहता है, सीधे ऊपर नीचे इस तरह से, तो ये सबको बहाता हुआ लेकर चला जाएगा। तो कुल मिला के भूस्खलन की परिभाषा हम लोग समझ गए हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है, वर्षा देख लिया हमने। अब यहाँ पे ये ढाल जो है कमजोर होगी। ढाल कैसे कमजोर होगी पर्वतीय क्षेत्र में, या कहीं भी ढाल कैसे कमजोर हो सकती है, अंदर से आंतरिक रूप से कुछ समस्या हो, तो मतलब यहां से भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी फट सकता है, यहाँ पे कोई आंतरिक रूप से कोई विवर्तनिकी गतिविधियां, भूकंप, ज्वालामुखी ऐसा कुछ हो जाए, या अन्य प्राकृतिक मानवीय कारक। तो भूकंप, ज्वालामुखी के बारे में एक बात कर लेते हैं कि हमने हिमालय का संबंध हम लोग जोड़ सकते हैं, यहां से लिंक जोड़ सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र में क्यों आया होगा, क्योंकि हिमालय क्षेत्र क्या है, प्लेट के संचलन वाले क्षेत्र में है, प्लेट के मार्जिन में, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, वहां पे विवर्तनिकी रूप से वो क्या है, एक्टिव क्षेत्र है, मतलब इंडियन प्लेट धंस रही है। ये हमने पहले भूगोल में पढ़ा है, तो हम इसके लिंक को जोड़ सकते हैं कि वो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में से क्यों है, क्यों हमेशा वहां पे भूस्खलन आता रहता है। तो क्यों, क्योंकि भूकंप जैसी घटना, चट्टानों कमजोर होना और उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव और नीचे, और चूंकि वहां पे मानसून का भी प्रभाव अधिक है, क्योंकि मानसूनी रूप से क्या है, जो ईस्ट हिमालय है वहां पे मानसून का भी प्रभाव अधिक है, मानसून की वर्षा अधिक है। और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में ये घटना हम लोग देखेंगे कि जब ट्रिगर होती है तो हम देखेंगे सामान्यतः ये कब होती है, जब ये वर्षा अधिक हो रही होती है। इस बार भी 2025 में ऐसा हुआ, वर्षा अधिक हुई, बाढ़ की घटना बनी, जो लेक थे वो फटने की घटना बनी, टूटने की घटना बनी, उनके बांध टूटने की घटना हुई, और वो उसके बाद अंत में क्या हुआ, लैंडस्लाइड की घटना बड़े पैमाने पे देखने को मिला। इससे पहले भी केदारनाथ का जो भूस्खलन आया था उसमें भी इस प्रकार की घटनाएं देखिए, पूरा का पूरा चेन रिएक्शन है। तो इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं। लेकिन ठोस कारणों की अगर बात की जाए तो ठोस कारण क्या है, 3 ही कारण होते हैं इसके भूस्खलन के, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और मानवीय गतिविधियां। क्या, जियोलॉजी मतलब क्या, चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों की प्रकृति की मटेरियल क्या है, बनावट कैसी है, संरचना कैसी है, इसके आधार पे ये निर्भर करेगा कि वो स्लोप जो है, जिससे वो स्लोप बना हुआ है, उसका अपर्दन किस गति से होगा। ठीक है, ये चीजें जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब भू सतह कैसा है, भू आकृति, हम लोग इसी को बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। भूगोल में हम लोग यहीं पे से शुरुआत करते हैं हम लोग भौतिक भूगोल को, कि कहीं भी किसी भी स्थलाकृति का आकार अगर निर्धारित करना है तो यहीं भू आकृति से होता है। तो मतलब ढाल कैसा है, किस दिशा में है, जिसपे सूर्य की रोशनी पड़ रही है या नहीं, आ रही है नहीं आ रही है, उस पे भी अपर्दन की गति निर्भर करेगी कि वहां पे चट्टान की टूटने की गति क्या होगी। वर्षा का वहां पे स्वरूप क्या है, शुष्क क्षेत्र है, वहां पे पेड़ कैसे हैं, इस सब पे डिपेंड करेगा क्या, इसके अपर्दन की दर। तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए हम लोग अगर यहां पे कारण बताना चाहे तो क्या, हैवी रेन, वहां से अपर्दन, ड्रॉट मतलब जब पेड़ हट जाएंगे तो ये क्या होगा, ढाल जो है ना अपर्दन के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा, वहां पर अपर्दनकारी शक्तियां काम कर पाएंगी, और चट्टान जो है ढीली हो जाएंगी, उसको पकड़ने वाला है, क्योंकि पेड़ की जड़ उसको पकड़ के रखती है। उसी तरह से अर्थक्वेक और ज्वालामुखी तो हमने देख ही लिया, वाइल्ड फायर भी इसमें जोड़ लो आप लोग, वाइल्ड फायर भी महत्वपूर्ण। क्यों, वाइल्ड फायर क्या करेगा, अंततः जो पेड़ की जो परतें हैं, जो वन का परत है, उसे हटा देगा, उसे साफ कर देगा, और मिट्टी को जो अपर्दन के लिए तैयार कर देगा। एक
उसके बाद वनीकरण, निर्वनीकरण, पेड़ को काटा जाना। पेड़ को काटा हम और आप क्यों काट रहे हैं? हमने देखा मानवीय गतिविधियों में कि शहर का विस्तार, नगरीकरण के लिए, और गैर नियोजित नगरीकरण, खास करके हिल स्टेशंस में हम अधिकतर टूरिज्म के बढ़ने के कारण और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बढ़ने के कारण जनसंख्या का दबाव भी बढ़ा है। उसके कारण क्या नगर, नए नए नगर बसाए जा रहे हैं, टाउनशिप बसाई जा रही है। तो जिस कारण और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट, जैसे रोड, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये सब भी चीजें हो रही हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी के कारण क्या हुआ? तो अल्टीमेटली होता क्या है, ये जियोलॉजी ही और जियोमॉर्फोलॉजी ही प्रभावित होती है पहाड़ों की, पर्वतीय क्षेत्रों की। और जैसे ही इसमें अधिक वर्षा या और अन्य कारक जो है इसमें ऐड होते हैं, वैसे ही इस प्रकार की भूस्खलन की जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। जैसे केरल के वायनाड में, केरल में साफ साफ दिखा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ था, कि वहां पे बड़े पैमाने पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना की गई, मतलब बनाई गई वहां पे, जिससे क्या है वहां के ढाल जो है ना वीक हो गई वहां पे, और वो लैंडस्लाइड प्रोन हो गया, लैंडस्लाइड के लिए संवेदनशील हो गया। अब प्रभावित क्षेत्र को अभी तक हम लोग समझ गए होंगे, प्रमुख रूप से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन है भारत में। अगर बोलना हो तो दो क्षेत्र हैं मुख्य रूप से। दो क्षेत्र मतलब क्या? हिमालय क्षेत्र, ये पूरा का पूरा यहाँ पे, इसमें पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, ठीक है। और दूसरा क्या? पश्चिमी घाट रीजन, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक। और तीसरा भी एक क्षेत्र है पूर्वी घाट और अन्य क्षेत्र। पूर्वी घाट और अन्य क्षेत्र ये तमिलनाडु वाला जो रीजन है, जिसमें जो ये पहाड़ियां हैं, कटी फटी जो पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, वहां भी जहां भी हाइट है, इस प्रकार की स्थिति, और सामान्यतः यही वर्षा के कारण उसे ट्रिगर होता है, और या अन्य प्रकार की जो गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि मूल कारण क्या है कि स्लोप की स्टेबिलिटी का प्रभावित होना, मतलब स्लोप, ढाल का प्रभावित, स्लोप की अस्थाई, और अस्थाई कब रहेगा? जब चट्टान जो है वहां पे संगठित रहेंगे। और चट्टान कब असंगठित होते हैं? जब वहां पे इस प्रकार की कोई एक्टिविटी हो, या तो भारी वहां पे उसमें जो वहां की प्राकृतिक स्थिति है उसके कारण वो कमजोर हो जाए, क्रैक्स हो जाए, और उसमें भारी वर्षा के कारण जल का प्रवेश हो जिससे चट्टान टूट जाए। उसके बाद क्या? निर्वनीकरण हो जाए, तो इस प्रकार की गतिविधियां हो जाए, या कोई ऐसा निर्माण हो वहां पे जो वहां पे प्रभावित करे स्लोप को। और दूसरा क्या है कि जो प्राकृतिक गतिविधियां, टेक्टोनिक एक्टिविटी जो मैंने बताया, प्लेट संचलन के कारण, मूवमेंट के कारण, जैसे हिमालय क्षेत्र में बताया गया, भूकंप या ज्वालामुखी जैसी गतिविधियां हो जाए तब। तो ये पूरी तरह से क्या, ये पूरा का पूरा जो है ना वीक जियोलॉजी, स्लोप के स्थायित्व पे डिपेंड करता है। ये सब में की वर्ड्स इसलिए बोल रहा हूं कि आवश्यक होते हैं। अगर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं इससे संबंधित, ये प्रश्न, ये कीवर्ड्स हम लोग लिखकर अधिक से अधिक मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डायमेंशन क्या है? नेक्स्ट डायमेंशन में हम लोग यही, जैसा मैंने बताया कि इसके लिए बचाव के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत में क्या किए गए हैं। तो भारत में जब भी किसी आपदा की बात आती है तो आपदा में हम लोगों ने देखा है, आपदा प्रबंधन में, कि आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात, इसी तीनों क्षेत्रों में काम किया जाता है। तो आपदा पूर्व हम लोग क्या करते हैं? आपदा पूर्व संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाती है कि उक्त जो भी आपदा है उससे कौन से क्षेत्र प्रभावित हैं। तो सबसे पहले पहचान करने के लिए अगर आपदा पूर्व की बात की जाए तो यहां पे क्या है, एक देखेंगे, लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम बाय एनडीएमए, ये किया गया है। और यहां पे, हाँ, यहां पे नेशनल लैंडस्लाइड सस्टेनेबिलिटी मैपिंग, मतलब संवेदनशीलता की मैपिंग की गई, इसे जारी किया गया। किसके द्वारा? जीएसआई के द्वारा 2014-15 में। ये पूरा का पूरा जियो डेटाबेस होगा एक्चुअली, लैंडस्लाइड कहां आ रहे हैं, किस इंटेंसिटी का आ रहा है, तो इससे हमें एनालिसिस करने पे पता चलेगा। उसके बाद क्या है, यहां पे देखिए आप, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी गाइडलाइंस, बाकायदा पूरा रिस्क, कितना खतरा है, किस तरह प्रकार का खतरा है, ये बना दिया गया, और उससे संबंधित गाइडलाइंस बना दिए गए। किसके द्वारा? एनडीएमए के द्वारा। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट इवेंट है, इनिशिएटिव है। और एनडीएमए क्या है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है
डिजास्टर मैनेजमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो ये जो है प्रमुख संस्था है, मतलब एपेक्स बॉडी है इंडिया की, किसी भी आपदा के लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए, रूल रेगुलेशन को प्रबंधित करने के लिए। तो उसके तहत ये जो है गाइडलाइंस तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी हैजर्ड है, कोई भी खतरा है किसी भी डिजास्टर के द्वारा, मतलब लैंडस्लाइड के द्वारा, तो उसके हैजर्ड को मैपिंग करना, जो मैंने बताया जोनिंग की बात करना है ना, मैपिंग करना, मॉनिटरिंग करना और अर्ली वार्निंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मैपिंग करने तक रुक गए तो उसका कोई लाभ नहीं है, जबकि अगर हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम से जो है ना आपदा पूर्व स्थिति में, आपदा के दौरान काफी मदद मिलती है, जिससे कि हम अधिक से अधिक जनसंख्या को वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आपदा के। तो उससे क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा। और यहां पे देखेंगे एक लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया हमने देखा ही, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है इसरो का, उसके द्वारा जारी किया गया है 2023 में। तो ये सब रिसेंट जो इनिशिएटिव हैं हमने यहाँ पे रखा। तो कुल मिला के क्या है, हमारा प्रयास यही है कि तीनों पक्षों पे काम किया जाए। तीनों पक्षों मतलब कि आपदा पूर्व की स्थिति में, उसके बाद आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। और इसमें क्या है, इसमें आम जनता के साथ साथ सभी पक्षकारों की भूमिका होनी चाहिए, तभी इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। तो इसीलिए क्या, अर्ली वार्निंग सिस्टम का विकास और उससे अधिक दक्ष बनाया जाना, ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से है। उसके बाद क्या, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान किया जाना और डेटाबेस को अधिक से अधिक इफेक्टिव बनाना रियल टाइम में, कि एक छोटे छोटे इवेंट को भी मॉनिटरिंग की जा रही है और एक बड़े इवेंट को तो किया ही जाना चाहिए, और बड़े क्षेत्रों को। तो इसलिए हम पहचान पाएंगे कि इस क्षेत्र में इतने की आ चुके हैं और यहां संभावना बन सकती, तो आगे पॉलिसी मेकर्स के लिए ये आसानी होगी, सहायक होगा कि वहां पे पॉलिसी कैसे बनाई जाए, वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वैसे कैसे विकास किया जाए, बिल्डिंग कैसे विकास किया जाए, रोड्स कैसे बनाए जाए, या रेल लाइन या जो भी अन्य अवसंरचना निर्माण हो उस कैसे किया जा सके। उसके बाद क्या, नीतिगत स्तर पे तो काम किया ही जाए, मतलब इसके अनुरूप काम किया जाए, और जागरूकता पहल भी, मतलब पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिसमें क्या सबका समावेशी हो, मतलब जो महत्वपूर्ण पक्षकार मतलब क्या, जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे म्युनिसिपैलिटी वगैरह, स्थानीय निकाय प्लस सिविल सोसाइटी प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इस सब की भूमिका हो किसी क्षेत्र विशेष को, और ये स्थानीय स्तर पे किए जाने चाहिए, मतलब टॉप टू बॉटम तो होना ही चाहिए, बॉटम टू टॉप अप्रोच भी यहाँ पे अपनाया जाना चाहिए, जिससे तभी हम लोग क्या है कि स्थान विशेष की वल्नरेबिलिटी के बारे में सही रूप में हम लोग जान पाएंगे। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे कि लैंडस्लाइड से प्रभावित तो है पूरा देश, उत्तर भारत भी और दक्षिणी भारत भी, लेकिन हमने देखा थोड़ा थोड़ा अंतर है यहाँ पे, कि वहां पे जब हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी हिमालय या पूर्वी हिमालय है, यहाँ पे सामान्यतः मॉनसून काल में ये चीजें अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी संरचना, हिमालय की संरचना ऐसी है। हिमालय पर्वत आप सामान्यतः देखोगे कि उसकी संरचना क्या है, अपसादी लेयर है, कोर में क्या है, आग्नेय चट्टान है, कोर में क्या है, आग्नेय चट्टान, तो ये तो हार्ड है, रॉक है, और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है अपसादी चट्टान। ये हमने पढ़ा है हिमालय के निर्माण में, ये देखो। तो जब भी ये भारी वर्षा होती है यहाँ पे, तो ये रिसता है पानी, और रिसता है यहाँ पे, इस कारण से ये प्रोन हो जाता है, लैंडस्लाइड के लिए तैयार हो जाता है ये स्थान। ये हिमालय में देखा जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम देखेंगे पश्चिमी घाट का रीजन, यहाँ पे पश्चिमी घाट का रीजन क्या, एक क्लिफ है, एक क्लिफ के रूप में ये, और ये हार्ड सरफेस है, ये यहाँ पे बसाल्टिक रॉक है यहाँ पे। तो यहाँ पे चीजें कुछ है, यहाँ भी मानसून की वर्षा है, लेकिन यहाँ पे उससे थोड़ा अंतर है। इसलिए फ्रीक्वेंसी में, उसके प्रभाव में, उसके इंटेंसिटी में अंतर यहां पे पाया जाता है। तो इन प्रकार के चीजों को, आयाम को भी हमें ध्यान में रखते हुए जो हमारा जो मिटिगेशन प्लान होना चाहिए वो स्थान विशेष के पक्षों को शामिल करने वाला होना चाहिए। तो यही यहाँ पे
बात कहने की बात कही जा रही है, कहने का प्रयास किया जा रहा है। और कुल मिला के क्या है हमारा हर जगह पे कि सतत पहल हो, ऐसा सस्टेनेबल हम लोग इनिशिएटिव लें स्थान विशेष से लेकर नेशनल लेवल तक कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो लक्षित वनीकरण है, इस प्रकार की चीजें जो है, तो इन सबको जो है ना टारगेटेड हुए में कि जहां पे जोनिंग कर लिया गया कि संवेदनशील क्षेत्र है और उसे वहां पे क्या देखा गया कि वहां पे पेड़ काटे गए हैं जिसके कारण ऐसा हो, तो वहां पे वन लगाए जाने चाहिए या स्लोप की स्टेबिलिटी के लिए काम किया जाना चाहिए कि स्लोप को कैसे स्टेबल बनाया जाए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना रिकर्ड ना हो। तो यही चीज हम कहना चाह रहे हैं। अब इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि अभ्यास प्रश्न पहला क्या है, एकदम आसान प्रश्न, इस प्रकार के मल्टी स्टेटमेंट प्रश्न पूछ सकती है यूपीएससी, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से प्रश्न आसान रूप में मतलब सामान्य रूप में यूपीएससी पूछती है। जैसे पहला प्रश्न, भारत में भूस्खलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न क्या है, उच्च भूकंपीयता और तीव्र ढलानों के कारण हिमालय पश्चिमी घाट की तुलना में भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील है। एकदम सही है, उच्च भूकंपीयता और तीव्र ढलान देख लिया, हाइट अधिक है, ढलान अधिक है, क्योंकि स्लोप स्टेबिलिटी हमने देखा, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, ढाल अधिक है। उसके बाद भारत में भूस्खलन विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण होता है। विशेष रूप से मतलब अनन्य रूप से यहां पे लिखा जाना था, तो विशेष रूप से जो लिखा हुआ है सिर्फ एक मात्र कारण नहीं है, एक बड़ा कारण है लेकिन विशेष रूप से नहीं, सिर्फ यही कारण नहीं है बल्कि हमने देखा वो भी कारण उच्च भूकंपीयता, तीव्र ढलान अगर ऐसा हो जाए जो कि हिमालय क्षेत्र में देखा जाता है। दूसरा कि और ह्यूमन फैक्टर भी है ही, जहां पेड़ काटने वाली स्थिति और अवसंरचना निर्माण, तो इसीलिए इस फैक्टर को हम लोग, इस स्टेटमेंट को हम लोग गलत करेंगे। और राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण, ये देखा है हमने कार्यक्रम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वित किया जाए, जीएसआई के द्वारा हमने देखा ही अभी एटलस जो जारी किया गया मानचित्रण। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 1 और 3। तो ये हमने देखा, इस प्रकार से मल्टी स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ सकते हैं मेंस परीक्षा में। चूंकि मेंस परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लगातार वर्षों में मेंस परीक्षा में इससे यूपीएससी के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए मेंस परीक्षा से संबंधित भी एक प्रश्न है और आशा है कि जो आयाम हमने डिस्कस किया है वो बड़े आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उसके द्वारा क्या है, भूस्खलन की घटना भारत में एक विनाशकारी और बार बार आने वाली आपदा है। क्लियर है, ये स्टेटमेंट है। हाल के संदर्भों में, ये यहां पे थोड़ा गलत हो गया है स्पेलिंग, हाल के संदर्भों को ध्यान में रखते हुए भूस्खलन के प्रमुख कारणों के साथ साथ उसके लिए किए गए उपयुक्त समन्वय रणनीतियों की चर्चा कीजिए। तो आसान प्रश्न है, एक बार इस पूरी घटना के बारे में बता देंगे, भूस्खलन की घटना भारत में जो हमने डेटा यूज किया है यहाँ पे वो बता देंगे, और कुछ 2-3 का, दार्जिलिंग का और जो हमने केरल के वायनाड का, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब का थोड़ा जिक्र कर देंगे क्या इंटेंसिटी रही, और उसके बाद भूस्खलन के प्रमुख कारणों को बता देंगे। हमने प्रकृति को मानने वाले दोनों कारणों की चर्चा की और उसके साथ साथ उपयुक्त समन्वय रणनीतियों को हमने देखा ही है। 3 पार्ट में मार्ट की भी किया जा सकता है और उससे अलग भी किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न हम लोग यूपीएससी परीक्षा में पीवाईक्यू में देख चुके हैं। यूपीएससी 2021 में आया हुआ ये प्रश्न है, उसके बाद 2000 ये प्रश्न भी 2021 में, ये देखिए प्रश्न जो है, भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभाव का वर्णन कीजिए, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। इससे प्रश्न पूछे जाते रहे, ऐसे इनिशिएटिव को भी जोड़कर प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो चलिए यहीं पे इसे कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद।